हेलो दोस्तों, मेहनत होगी जीत होगी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं मुंडा शासन व्यवस्था से कुल 35 प्रश्न डिस्कस करने वाली हूँ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। मुंडा शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग इसे ध्यान से समझते चलिएगा और इनके फैक्ट्स को बार बार वीडियो को देख देख के समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आप लोगों को तो पता ही है कि 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था और इसमें पंचायतों को कुल 29 कार्य दिए गए थे और इसका मुख्य उद्देश्य था जो ज़मीनी लेवल पर जो स्थानीय लोग हैं उनको प्रशासन में भागीदार बनाना और ग्रामीण लेवल पर विकास करना, जैसे सड़क बनाना इत्यादि जो विकास से संबंधित कार्य वो पंचायती राज व्यवस्था को सौंपे गए थे। किंतु ये जो जनजाति है, जनजातियों की शासन व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था से अलग थी। पंचायती राज व्यवस्था का इन्होंने समर्थन नहीं किया और पंचायती राज व्यवस्था द्वारा इनके जो शासन व्यवस्था है उन पर हस्तक्षेप भी नहीं किया गया, बल्कि इनकी व्यवस्था को यथावत छोड़ दिया गया, क्योंकि ये अपने इलाकों की जो भी व्यवस्था है, जो भी जनजाति है, उनकी समझ को रखते थे। इसलिए स्थानीय लोगों के द्वारा ही, जनजाति लोगों के द्वारा ही इनके समर्थन किए गए और इनके द्वारा ही शासन व्यवस्था को चलाया गया। तो आज हम लोग समझने वाले हैं मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को। मुंडा जनजाति जो है ऐसा माना जाता है कि यह केवल झारखंड में ही निवास करती है और अगर हम लोग देखें तो झारखंड में कुल 32 जनजाति पाई जाती है, जिसमें से 24 जो है हमारी सामान्य जनजातियां हैं और 8 जो है आदिम जनजातियां हैं, जिसमें मुंडा जो है तीसरे नंबर पर जनसंख्या के आधार पर आती है और इनका जो निवास स्थल है वो दक्षिणी छोटा नागपुर रांची के एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा इत्यादि क्षेत्र में मुंडा जनजाति का निवास स्थान माना जाता है। अब हम लोग इनकी पंचायती राज व्यवस्था को अगर इनकी व्यवस्था को हम लोग देखें तो जो ये जनजातीय शासन व्यवस्था है मुंडा की, ये 3 टायर यानी कि 3 भागों में यह शामिल है, जिसमें से एक गाँव के आधार पर, ग्रामीण आधार पर अगर हम लोग देखें तो गाँव का प्रधान जो है हम लोग उसे मुंडा कहते हैं और लगभग 5 से 8 गाँव को मिलाकर पट्टी बनाई जाती है जिसके प्रधान को मानकी कहा जाता है और लगभग 12 से 20 गांव को मिला करके ऊपर का राज्य बनाया जाता है जिसके प्रधान को हम लोग पढ़ा राजा कहते हैं। दरअसल ऐसा हुआ कि झारखंड में सबसे पहले असुर जनजातियों का निवास स्थान था। ये मध्य प्रदेश, बिहार और जो दक्षिण राज्य है वहाँ से इनका मध्य प्रदेश होते हुए झारखंड में आगमन होता है और जो मुंडाओं के प्रथम राजा रीसा मुंडा जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने असुर जनजाति को पराजित किया और यहाँ पे जंगल को साफ किया और ऐसे मुंडा जिन्होंने जंगल को साफ किया उसे मुंडारी खूटकटी अधिकार कहा जाता है और जो खेतों को, जंगलों को जो साफ किया गया जिससे जो खेत बनाई गई उन खेत को हम लोग खुटकट्टी खेत कहते हैं और ऐसे कई जब खेत बन गए तो हम लोग उसे खुटकट्टी गांव कहते हैं। ठीक है, तो जो ग्रामीण लेवल पर, जो मुंडा गांव के लेवल पे जो प्रधान होता है उसे हम लोग मुंडा कहते हैं और जो मुंडा गांव में जो पंचायतें पाई जाती है, पंचायतें को हम लोग हातू कहते हैं और पंचायत का प्रमुख यानी कि हातू के प्रमुख को हम लोग हातू मुंडा कहते हैं। और ये जो पद होता है ये वंशानुगत होता है। वंशानुगत यानी कि पिता का पुत्र फिर उसका पुत्र, इस टाइप, यानी कि इनका चुनाव नहीं होता था। 5 से 8 गांव को मिलाकर पट्टी बनाई गई। पट्टी के भी प्रधान को मानकी कहा जाता है और ये भी जो है वंशानुगत होता है। 12 से 20 गांव को बना करके पढ़ा जो बनाया जाता है, जो राज्य स्तर पर होता है, जो सबसे ऊपरी स्तर होता है उसे, और उसके प्रधान को हम लोग पढ़ा राजा कहते हैं, जिनका जो है चुनाव होता है। इनका चुनाव जो है लगभग 3 वर्षों में एक बार संपन्न कराया जाता है और जो पढ़ा राजा होता है यह मुंडा जनजातीय शासन व्यवस्था की सबसे ऊपरी यानी कि सर्वोच्च संस्था होती है। यानी कि अगर गांव के लेवल पर जो भी विवादों का निपटारा है वो मुंडा करेगा। अगर मुंडा के द्वारा इन विवादों का निपटारा नहीं किया जाता है, अगर ये संभल नहीं पाता है तो मानकी को भेजेगा। पट्टी के स्तर पर जो है मानकी के द्वारा भी अगर ये मुद्दा संभलता नहीं है तो ये फिर पढ़ा राजा के पास भेजा जाता है। यानी कि ये अपीलीय न्यायालय की भांति काम करता है। जैसे हम लोग
सबसे पहले जो भी क्राइम होता है हम लोग जिला अदालत में देते हैं। जिला अदालत में नहीं होने के बाद हाई कोर्ट भेजा जाता है, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है। उसी प्रकार से ये व्यवस्था बनाई गई है। और पढ़ा राजा के प्रमुख 5 अधिकारी होते हैं, जिनका नाम है ठाकुर, दीवान, पांडे, लाल और कर्ता। इन सभी के बारे में हम लोग आगे डिटेल से समझने वाले हैं। बस आप लोग यहाँ पे ये समझिए कि जो भी ये गांव के प्रधान है या फिर मानकी है, ये सारा पद वंशानुगत होता है, कि जो पढ़ा राजा है उनका चुनाव 3 वर्षों में होता है। तो इतना बेसिक नॉलेज आप लोगों को हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को भारत का प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था किसने कहा? गणतंत्रात्मक व्यवस्था तो हुआ ही ना दोस्तों, क्योंकि ये अपीलीय न्यायालय की भांति काम कर रहा है। गांव स्तर पर अगर मामला का निपटारा नहीं हो रहा है तो फिर पट्टी स्तर पर नहीं होने पर राज्य स्तर पर भेजा जा रहा है। तो प्रथम जो गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वो डॉक्टर के सुरेश सिंह के द्वारा किया गया है। अब मैंने आप लोगों को बताया कि मुंडा गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो मुंडा गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। और मुंडा का कार्य क्या होता है? गांव में जो लगान वसूलना हो गया या छोटे मोटे विवाद हो गए उसका निपटारा करना, या फिर राजनीतिक प्रशासनिक जो भी कार्य है प्रशासन से रिलेटेड, वो मुंडा के द्वारा संपन्न कराया जाता है। और मुंडा गांव में जो पंचायत होती है, पंचायत को हातू कहा जाता है। और हातू के प्रधान को, यानी कि पंचायत के प्रधान को हातू मुंडा कहा जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, 5 से 8 गाँव को मिलाकर बनी पट्टी के प्रधान को क्या कहा जाता है? अभी मैंने समझाया आप लोगों को, सबसे निचले स्तर पर हमारा गांव होता है जिसका प्रधान मुंडा। 5 से 8 गाँव को मिलाकर पट्टी के प्रधान को मानकी कहते हैं। और मानकी का पद भी जो होता है वो वंशानुगत होता है। उसके ऊपर वाला जो सेक्शन था, जो 12 से 20 गाँव को मिलाकर जो पंचायत बनी थी, जिसे अंतर्ग्रामीण पंचायत भी कहा जाता है, जिसके प्रधान को हम लोग पढ़ा राजा कहते हैं, या फिर इसको हम लोग पढ़ा भी कहते हैं। और पढ़ा के प्रधान को ही पढ़ा राजा कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि सबसे निचले स्तर पर मुंडा, उसके बाद मानकी, उसके बाद पढ़ा राजा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप लोग आगे देखते हैं, मुंडा शासन प्रणाली की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका की संज्ञा किसे दी जाती है? तो जो सर्वोच्च है, जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, उसी प्रकार से जो पढ़ा पंचायत है वो सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का कार्य करता है। यानी कि अगर गांव के स्तर पर मामलों का निपटारा नहीं हुआ तो वो पट्टी के स्तर पर जाएगा, पट्टी के स्तर पर नहीं होने पर भी हमारा पढ़ा पंचायत में जाएगा, जो कि अंतिम निर्णय होता है और उनके निर्णय को सभी को मानना आवश्यक होता है। और इनसे रिलेटेड कौन कौन से मुद्दे होते हैं? तो सीमा विवाद, आपसी झगड़े, जमीन का विवाद सुलझाना इत्यादि जो है पढ़ा पंचायत का कार्य है। और इससे रिलेटेड जो भी काम किए जाते हैं या फिर जो भी फैसला सुनाया जाता है वो पढ़ा पंचायत के द्वारा सुनाया जाता है। अब 5 अधिकारी जो है किसके कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं? तो पढ़ा राजा के कार्यों में सहायता प्रदान करने का काम जो 5 अधिकारी का होता है, कौन कौन से 5 अधिकारी हैं? ठाकुर, दीवान, लाल, पांडे और दरोगा। इन सभी के कार्यों को हम लोग अब डिटेल में समझते हैं। दारोगा का काम क्या होता है? तो दारोगा का काम सभा की कार्यवाही में सभा का नियंत्रण एवं जांच पड़ताल, यानी कि अगर कोई सभा बुलाई गई है, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में अगर कोई सभा बुलाई गई है तो दारोगा का काम जो है, जो भी आया उसका जांच पड़ताल किया जाएगा। और सभा का नियंत्रण, यानी कि कंट्रोलर के रूप में ये काम करता है। आज भी जैसे जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो कहीं भी अगर कोई सम्मेलन बुलाए जाते हैं तो वहाँ पे पुलिस अधिकारी भी होते हैं, जो कि जो लोग भी उस सभा में आते हैं उनका जांच पड़ताल करते हैं और कंट्रोलर की भांति कार्य करते हैं। अगला अधिकारी का नाम है पांडे। पांडे का क्या होता है? तो पांडे का काम जो होता है डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो भी विवादों से जो भी जुड़ा निपटारा, उससे संबंधित जो कागजात होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स का रख रखाव ये पांडे के द्वारा किया जाता है। और नोटिस जारी करने का काम भी पांडे के द्वारा किया जाता है। और पांडे जो है किसका नोटिस जारी करता है? तो यह दीवान के आदेश पर नोटिस जारी करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठाकुर का क्या काम है? तो पढ़ा राजा के कार्यों में सहायता प्रदान करना, यानी कि एक आप सचिव की तरह समझ लीजिए। पढ़ा राजा के कार्यों में सहायता प्रदान ठाकुर के द्वारा किया जाता है। और दीवान जो है, जिसे हम लोग मंत्री भी कह सकते हैं, जो आज के समय में जो मंत्री है,
तो वो जो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था है, मंत्री का काम जो है दीवान के द्वारा किया जाता है। और दीवान 2 टाइप्स के होते हैं, एक गढ़ दीवान और एक राज दीवान। गढ़ दीवान जो है गढ़ के अंदर, गढ़ यानी कि आप समझिए गांव हो गया या फिर किला वगैरह या फिर कोई सीमा है, सीमा के भीतर का जो क्रियाकलाप है वो गढ़ दीवान के द्वारा किया जाता है, और सीमा के बाहर का जो क्रियाकलाप है वो राज दीवान के द्वारा किया जाता है। अब लाल का क्या काम है? लाल सभा में बहस करने का कार्य करता है, यानी कि ये एक प्रकार का वकील है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था है उसमें गांव के वकील के समान कौन कार्य करता है? तो लाल। और लाल भी 3 प्रकार के होते हैं, बड़ लाल, मझ लाल और छोट लाल। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं, बरकंदाज का क्या कार्य है? तो गांव में मुंडा द्वारा दिए गए सूचना को प्रसारित करना, यानी कि अगर कोई मुंडा को गांव में सूचना फैलाना है तो बरकंदाज जो है गांव में सूचना को फैलाएगा और गांव से जो भी सूचना है उसे ला करके वो मुंडा को देगा। तो सूचना से संबंधित जो भी कार्य है वो बरकंदाज के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा वह सभा की कार्यवाही का भी नियंत्रण करता है, जो कि दारोगा भी करता है और बरकंदाज दोनों का काम है। अब भूत खेता से क्या तात्पर्य है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूत खेता किसे कहते हैं। तो गांव को भूत के प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा विशेष रूप से की गई पूजा के बदले में दी गई भूमि, यानी कि जो पाहन होता है वो मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान होता है। भूत प्रेत से रिलेटेड अगर कोई विशेष पूजा पाहन के द्वारा संपन्न कराई जाती है तो उस पूजा के एवज में, यानी कि आजकल हम लोग जो है दक्षिणा देते हैं पंडित जी को, तो उसी प्रकार से जो पाहन भी हो गया वो पाहन जो पंडित जी हो गए और उन्हें हम लोग दक्षिणा के बदले जो है भूमि देंगे। तो इस भूमि को और किस लिए देंगे? तो भूत प्रेत से बचाने हेतु जो विशेष पूजा की जाती है, तो उस भूमि को ही हम लोग भूत खेता कहते हैं। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन होते हैं, मैंने बताया था। और पाहन का क्या काम है? गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं पूजा पाठ करवाना और बलि देना, यानी कि पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी काम है। और शांति व्यवस्था यानी कि अगर वो पूजा पाठ कराते हैं तो गांव में शांति फैली रहेगी, ऐसी मान्यता है मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में। और इसके अलावा पूजा पाठ और बलि देने का कार्य भी पाहन के द्वारा किया जाता है। और पाहन जो है पाहन का चुनाव नहीं होता है, बल्कि पाहन शादीशुदा व्यक्ति को ही पाहन का पद दिया जाता है, कोई कुंवारा व्यक्ति पाहन नहीं बन सकता है। अब पाहन को दी गई भूमि जो लगान मुक्त भूमि होती है, यानी कि मैंने आप लोगों को दक्षिणा बताया, तो पूजा पाठ कराने के एवज में जो लगान मुक्त भूमि दी जाती है उसे हम लोग डाली कटारी भूमि कहते हैं। मुंडा गांव का सिपाही क्या कहलाता है? तो सिपाही से रिलेटेड जो बरकंदाज, क्यों ऐसा है? क्योंकि जो बरकंदाज है वो मुंडा द्वारा जो भी सूचना गांव में प्रसारित की जानी होती है वो बरकंदाज के द्वारा किया जाता है, तो इसलिए इसको सिपाही की संज्ञा दी जाती है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा शासन प्रणाली में धार्मिक पर्व त्योहारों की तिथि कौन घोषित करता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली लोग जो है पाहन को टिक मार देंगे, लेकिन पुजारी पाहन इसका आंसर होगा। मुंडा शासन प्रणाली में जो धार्मिक पर्व त्यौहार है उसकी तिथि की घोषणा जो है पुजारी पाहन के द्वारा की जाती है। अब मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का क्या कार्य है? तो महतो भी संदेशवाहक का कार्य करता है। और ये जो संदेशवाहक माने कि संदेश को गाँव में फैलाना, जो कि बरकंदाज भी करता है और महतो दोनों करता है। अभी महतो किसका सहायता करता है, यानी कि किसके सूचना को पूरे गांव में फैलाता है? तो एक हो गया पाहन और मुंडा, इन दोनों की सूचनाओं को ये महतो जो है प्रसारित करने का कार्य करता है, जो कि पाहन और मुंडा दोनों का सहायक महतो होता है। अब दारोगा का क्या काम है? तो सभा में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की जांच पड़ताल, ये मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है। पाहन के सहायक को क्या कहते हैं? पाहन का एक सहायक तो हमारा महतो हो गया, और पाहन के एक और सहायक को हम लोग कहेंगे जो उनके पूजा पाठ में मदद करता है, उसे हम लोग पुजार या पनभरा कहते हैं। ठीक है। अब शुद्धिकरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो शुद्धिकरण का कार्य जो है पुरोहित। देखिए पूजा पाठ से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग फैक्ट्स आ रहे हैं, जिसको याद करना बहुत ज़रूरी है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा भी चूकिएगा तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। जैसे शुद्धिकरण का कार्य जो है पुरोहित करता है, पाहन का सहायक पुजारी या पनभरा कहलाता है, और गांव में जो पर्व त्योहार की तिथि पुजारी पाहन निर्धारित करता है, और बलि देने का कार्य कौन करेगा? तो पाहन करता है। अब दंड में मिली सामग्री को बांटने का कार्य कौन करता है? तो दंड में मिली जो सामग्री है उसको बांटने का कार्य जो है घटवार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? घटवार के द्वारा किया जाता है।
सभा में आए लोगों के हाथ पैर कौन धुलवाता है? तो सभा में आए लोगों को हाथ पैर चवार डोलाइत धुलवाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब झाड़ फूँक करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? झाड़ फूँक करने का कार्य देवड़ा के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो आप लोग को पता होगा एक तरह से, मतलब लोग जो कुछ लोग अंधविश्वास को मानते हैं वो भगत उगत के पास जाते हैं, तो उसी प्रकार से जो झाड़ फूँक करने वाला काम है वो देवड़ा के द्वारा संपन्न कराया जाता है। अब पान खवास का क्या काम है? तो सभा में चूना और तंबाकू बांटने का कार्य जो है पान खवास के द्वारा किया जाता है। एक और क्वेश्चन है सैनिक को घटवाल कहते हैं। मतलब घटवाल क्या होता है? तो वो सैनिक होता है। घटवार और घटवाल में आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि घटवाल सैनिक को कहते हैं और घटवार किसे कहते हैं? तो दंड में मिली हुई जो भी सामग्री है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, दंड में मिली हुई जो भी सामग्री है उसको बांटने का कार्य जो है घटवार करता है और घटवाल सैनिक है। ठीक है। मुंडा गांव का सांस्कृतिक स्थल क्या कहलाता है? मुंडा गांव के सांस्कृतिक स्थल को अखड़ा कहते हैं, जो इनका पंचायत स्थल भी है। ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुंडा गांव की जो पंचायत है वो कहाँ बैठती है? मुंडा गांव की पंचायतें अखड़ा में बैठती है। और अखड़ा कहाँ पर स्थित होता है? तो गांव के बीचों बीच पुराने पेड़ के नीचे अखड़ा को स्थापित किया जाता है। और यहाँ पे ये सांस्कृतिक स्थल भी, क्योंकि यहाँ पे पर्व त्योहारों के अवसर पर जो है नाच गान चलता है। ठीक है। मुंडा गांव के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? जहाँ पे पूजा पाठ होता है उसे हम लोग सरना स्थल कहते हैं। अब शासन से क्या तात्पर्य है? तो शासन में जो मुंडा जनजाति की जो पूर्वजें हैं उनकी हड्डियों को दफनाया जाता है, उसे हम लोग शासन कहते हैं। और इसी शासन में जो एक पत्थर के शिलाखंड यानी पत्थर के टुकड़े रखे जाते हैं उसे शासनधिरी कहा जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? शासनधिरी कहते हैं। शासन में रखे शिलाखंड को शासनधिरी कहते हैं। अब मुंडा परिवार में जो खूंट से क्या तात्पर्य है? खूंट का तात्पर्य होता है परिवार। ठीक है। अब मुंडारी खूंट कटीदार से क्या अभिप्राय है? पहले मैंने आप लोग को बताया, लेकिन फिर से एक बार समझा देती हूँ। जैसे देखिए, मुंडा जनजाति आए, यहाँ पे असुर जनजाति को पराजित किया, उसके बाद जो जंगल को साफ किए, तो जो व्यक्ति जंगल को साफ किया उसे खूंट कटीदार कहा गया। और इस प्रकार से बनी हुई खेत को खुटकट्टी खेत कहा गया। और इस प्रकार जब बहुत सारे खेत बन गए तो उसे खुटकट्टी गांव की संज्ञा दी गई। तो मुंडारी खुटकट्टीदार किसे कहेंगे? मुंडा जनजाति के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पेड़ साफ कर रहने एवं खेती करने के योग्य बनाया। ठीक है। अब मुंडा जनजाति के युवागृह को क्या कहते हैं? तो गीती ओढ़ा। युवागृह क्या होता है? युवक और युवतियों को प्रशिक्षण देने का कार्य जो है युवागृह में किया जाता है। यह अपनी भाषा को होडोजगर कहते हैं। और मुंडा शब्द का शाब्दिक अर्थ विशिष्ट व्यक्ति होता है और इसका विशिष्ट अर्थ राजनीतिक प्रमुख होता है। ये प्रोटोस्टेरॉइड श्रेणी से बिलोंग्स करते हैं। और जब पढ़ा राजा का चुनाव होता है प्रत्येक 3 वर्षों में, और मुंडा गांव की पंचायतें कहाँ बैठी मैंने बताया? अखड़ा में। और मुंडाओं के गोत्र कितने हैं रिजले के अनुसार? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिजले के अनुसार जो है मुंडाओं के गोत्र 340 है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।